सर, दुनिया के कितने देशों में कितने राउंड के लॉकडाउन लगे हैं? क्या इससे कोरोना कंट्रोल हुआ? देखिए, लॉकडाउन एक एक्सट्रीम स्टेप है जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा, लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इस तरह की नौबत आई। तो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम स्टेप कहेंगे आप, जबकि आपको लगता है कि नहीं, लोग नॉर्मल सिचुएशन में कंट्रोल में नहीं आ सकते, तो ये लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जब महामारी एक बड़ी आबादी में फैल चुकी हो तो लॉकडाउन लगाने से क्या संक्रमण रोका जा सकता है? देखिए, अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो गया तो अगर लॉकडाउन, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वायरस फैलता कैसे है। हम्म, ये इसके हाथ पैर तो है नहीं, हम्म, तो ये एक इंसान से ही दूसरे इंसान की तरफ जाएगा। तो अगर इस इंसानों के मूवमेंट को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें फोर्सफुली, ऑफ कोर्स लॉकडाउन एक फोर्सफुल में इंस्ट्रक्शन है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, तो जब इंसानों का मूवमेंट कम होगा, आपस में इंटरेक्शन कम होगा, तो ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलेगा नहीं। तो उससे हम डेफिनेटली इस ट्रांसमिशन को कर्टेल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि वायरस एक बार इस सोसाइटी में घुस चुका है, तो कितने दिन तक लॉकडाउन लगाए कि ये सब कुछ गायब हो जाए। तो इसका कोई एक स्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट रूल नहीं है, कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने दिन के लिए लॉकडाउन लग गया तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंसिबल वे में, मैं कहूँगा कि एक डिफाइंड वे में जो भी अगर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, एक कंटेनमेंट जोन्स की तरह या लोकल लेवल पे डिसीजन लिया जाए कि इस एरिया में अगर केसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कुछ दिन के लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन जनरलाइज लॉकडाउन आई थिंक हर चीज़ के लिए पॉसिबल शायद अब इस सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि उसके अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। सर, लॉकडाउन सिर्फ तब लगाया जाता है जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती देने के लिए नहीं है, मतलब। और एक साल में महामारी हो चुकी है तो अब हम लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब ये कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई एक साल में? देखिए, हम पिछले एक साल से लोगों से यही कहते आ रहे हैं कि इस बीमारी को बचने का एक ही तरीका है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। जब आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं वो नहीं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कई लोग को पता है कि उन्हें सिम्टम है, टेस्ट कराया हुआ है, फिर भी वो लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है। तो ऐसे अगर बिहेवियर के साथ अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही टफ मेजर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब नंबर ऑफ़ केसेस इतने बढ़ जाएं कि पूरी जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वही बैठ जाए। तो वैसे नौबत नहीं आने की सिचुएशन में कई बार हमें इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ सकता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम लॉकडाउन चाहते हैं या खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं। नाइट कर्फ्यू और ऑड इवन क्या लॉकडाउन के विकल्प हो सकते हैं? अगेन ये जैसे एक तरह से कह सकते हैं एक लोकलाइज्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसके पीछे कोई लॉजिक डेफिनेटली देखा होगा, तभी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि अगर रात में ठीक है मूवमेंट रुक गया, लेकिन दिन में तो लोग वापस से वैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला समय ही बता सकता है, जो कि अभी लागू किया गया है कई जगहों पे। तो उसका इफेक्ट कुछ दिन बाद हमें दिखेगा कि उसका क्या फ़ायदा हुआ। सर, डॉक्टर का मानना है कि दूसरी लहर बच्चों को भी भयंकर रूप से संक्रमित कर सकती है, और इसकी वजह क्या है? देखिए, वायरस में एक टेंडेंसी होती है म्यूटेट करने की। वायरस चाहता है वो किसी वे में सर्वाइव करे। हम्म, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ट्रांसमिट हो, क्योंकि ये वायरस सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए वो म्यूटेशन जो हैं, जो उनको सर्वाइवल एडवांटेज देता है, जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो सिलेक्ट होते जाता है। तो हो सकता है कि ये जो धीरे धीरे जो म्यूटेशन इन वायरस में सटल म्यूटेशंस हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल एपरेंट म्यूटेशंस हो रहे हैं, ऐसे म्यूटेशंस हो सकता है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन, तो ऐसा नहीं था पुराना वायरस बच्चों में इन्फेक्शन नहीं करता था, सिम्टम्स नहीं आते थे, फ़र्क यही था। तो मे बी इसमें कुछ लोगों ने कहा है कि ये सिम्टम्स बच्चों में भी आने शुरू हो गए, उन्हें भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। हालांकि हम अपने सेंटर्स पे उस वे में नहीं देख रहे हैं कि बच्चों की तादाद बढ़ गई हो, अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली बच्चे इन्फेक्ट होकर दूसरों को, अपने घर में वल्नरेबल लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सभी को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल और शिक्षण संस्थानों के खुलने की वजह से मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है? एक ये कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इस इन्फेक्शन के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ज़्यादा होते हैं। तो अगर स्कूल में एक दूसरे से इन्फेक्शन लेके अपने घरों तक लेकर जा रहे हैं, तो अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से फिर चीज़ें और अपनी जगह वैसे। तो इस तरह के मूवमेंट से डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा इन्फेक्शन के फैलने के, तो एक कारण हो सकता है। बच्चों में से लक्षण क्या होते हैं सर? बच्चों में भी लक्षण कोई एडल्ट से कोई बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं। बुखार, जो जुकाम जैसी फीलिंग आना, बच्चे बॉडी कंप्लेन कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़े लेथार्जिक हो सकते हैं,
फीवर उनमें ज़्यादा हो सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक जो वायरल फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स इन बच्चों में भी देखा जाता है। इससे कैसे निपटा जाए जबकि बच्चों को वैक्सीन भी नहीं दी जा सकती? बचाव का तरीका सभी को पता है। अगर बच्चे जो है अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, अगर घर में सभी ने मास्क पहना तो सबसे पहले बच्चे मास्क पहनेंगे, और बच्चों ने देखा कि माँ बाप और घर के जो बड़े मेंबर्स हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी फॉलो नहीं करेंगे। तो उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। अगर हम पालन करें तो वो अपने आप पालन करेंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा बच्चे बूढ़े कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही बच सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। एक सेकंड सर, अब सवाल ये है सर कि दुनिया के देश में कोरोना का परिणाम सामने आए, लहर की, हाँ ठीक है सर, दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना की दूसरी लहर के क्या परिणाम सामने आए? देखिए, जैसे यूके का हमने देखा और साथ में स्पेन और बाकी कंट्रीज़ में भी हमने देखा कि जो ये सेकेंड वेव आई उसके बाद उन्हें रिस्ट्रिक्शन करना पड़ा सारा कुछ, जो लॉकडाउन की तरह उन्होंने फिर अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ किया। तो डेफिनेटली पिछली बार के मुकाबले जो है नंबर्स को कर्टेल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर्स ज़्यादा ही रहे। सिंस इस बार बेहतर तैयार थे तो मोर्टेलिटी वगैरह उस मामले में फिर भी वो कंट्रोल करने में सक्षम रहे। तो वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के कॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि जब तक सेकेंड वेव आनी शुरू हुई थी तब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी दिखाई। सिंस वो एक छोटी कंट्रीज़ है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन उनका काफ़ी कम है, तो उन्होंने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को कवर करें, और साथ में लॉकडाउन भी इम्पोज़ किया। उस दोनों की मदद से उन्होंने चीज़ों को अब कंट्रोल की दिशा में लेकर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और उससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें सावधान होना चाहिए। सर, लहर कितने दिन रही और कैसे कंट्रोल होती है? देखिए, लहर कितने दिन रहेगी ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई छोटा कंट्री है वहाँ पे कंट्रोल करना आसान है। हमारा देश काफ़ी बड़ा कंट्री, हर रीजन के अपने चैलेंजेस हैं, अपने कल्चर्स हैं, अपने फेस्टिवल्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लहर कितने दिन चलेगी ये हमारे हाथ में है। आपने देखा था कि नवंबर दिसंबर में काफ़ी पीक में था, इनफैक्ट दिल्ली में सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन जनवरी फेब तक लोगों ने ठान लिया कि कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल कर लिया था। और एक समय दिल्ली में 100 से नीचे केस पर डे और ज़ीरो मोर्टेलिटी तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे हमने फिर लापरवाही की और केसेस अचानक से बढ़ गए। तो ये कितने दिन तक लहर चलेगी ये सारा कुछ हमारे हाथ में है। अगर हमने सोच लिया इस लहर को रोकना है, हम रोक लेंगे, और लापरवाह रहे तो फिर ये लहर आती रहेंगी और हम परेशान होते रहेंगे। सर, WHO के वैज्ञानिक के मुताबिक तीसरी लहर भी आ सकती है और कोरोना मौसमी बुखार जैसा भी हो जाएगा और 2025 तक रहेगा ऐसा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये हमारे हाथ में है कि ये आगे की कितनी लहरें आती हैं। और जैसे कोई भी ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस ही एक तरह से है। तो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस एक सीजनल ये की तरह आता है, वैसे अल्टीमेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वायरस भी एक सीजनल फ्लू की तरह रह जाएगा और सर्दी ज़ुकाम करके ही अपने आप पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन जब तक वो सिचुएशन नहीं हो जाता, ये हमारे लिए घातक रहेगा, और इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, भारत में अगले 3 महीने भारी, और उसके बाद क्या करना होगा कि कोई वापस वेव ना आए, और उसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी हम सभी को करनी पड़ेगी। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। जिसका भी वैक्सीनेशन का नंबर आता है, बेझिझक होकर आप आगे आकर वैक्सीन लगवाएं। कौन सा वैक्सीन बेहतर है, कौन सा नहीं है, इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वैक्सीन सेफ़ हैं, और अगर इन दोनों चीज़ों को आपने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, वैक्सीन प्लस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो मेरे ख्याल से इस लहर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, ये सवाल है कि कोरोना वैक्सीन के पूरे 2 डोज होने के बाद भी क्या कोरोना संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, संक्रमित होना और बीमार होना, दोनों में फ़र्क है। संक्रमित होना का मतलब कि आप इन्फेक्ट हैं लेकिन बीमार नहीं हैं। तो जो ये वैक्सीन का जो प्राइमरी रोल होता है, किसी भी बीमारी किसी भी इन्फेक्शन को बीमारी में कन्वर्ट होने से रोकने की कोशिश करता है, या अगर आप बीमार हो गए तो सीवियर फॉर्म ऑफ बीमारी ना हो उसको रोकने में मदद करता है। तो ये जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो कुछ अलग नहीं है। इसका प्राइमरी रोल है डिजीज़ सीवियरिटी को कम करना। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो आप बहुत सीवियर बीमार ना पड़े, उसको रोकने में। तो इसलिए लोगों के मन में ये कि हमने कोविड का वैक्सीनेशन करवा लिया तो हम बिल्कुल सेफ़ हो गए, ये सोचना गलत है। वैक्सीन की एफिकेसी होती है जो हम 80% के करीब इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर भी 20% ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें ये वैक्सीन उतना एफिकेशियस ना हो।
तो आप इन्फेक्ट हो गए, बीमार नहीं पड़े, अच्छी बात है, लेकिन ये इन्फेक्शन आप दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी आप जो सोशल वैक्सीनेशन है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसका पालन आपको करते रहना पड़ेगा। तो क्या कोरोना की वैक्सीन कोरोना नहीं होने देती लेकिन मौत भी नहीं होने देती? या जो कोविड वैक्सीन का जो प्राइमरी रोल है कि आपको डेथ से बचाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी भी वैक्सीन की 100% एफिकेसी नहीं है, फिर भी एक सबसेट ऑफ लोग हो सकते हैं जिनमें ये वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली जान नहीं जाएगी लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी रह सकती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम 100% श्योर है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जान सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल कि लोगों को ऐसे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हम यही बात कहते आ रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन करें, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार हैं, आपको सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करें, बेवजह लोगों से मिलने ना जाएं। हो सकता है आप तो बच जाएं, लेकिन आप जिसको इन्फेक्ट करके आ रहे हैं उसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या वो बच पाएगा या उसके घर वाले किसी को सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी के जो प्रिवेलेंट स्ट्रेन है उससे भी, जो फ्यूचर में म्यूटेंट स्ट्रेन आने वाले हैं उससे भी, हमें पता है ये वैक्सीन जो है आगे के स्ट्रेन में काम करे या ना करे, लेकिन ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये डेफिनेटली काम करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। उसके साथ साथ आप अपने आप को वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। देखिए, पहले भी ये बात हो चुकी है कि सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वैक्सीन को भी आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है और कुछ ही वैक्सीन्स आई हैं, बाकी की अभी जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो उसके रिसर्च की हो या उसके लाइसेंसिंग की हो, वो चल रही हैं। और जब कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जब वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड होती है, तो हमें लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दें और किन लोगों को बाद में दें। तो यही बात है कि अगर हम एक साथ सारे लोगों के लिए खोल देंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हुए, फ्रंट लाइन पे हुए, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के हुए, तो उन लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहे और ख़तरा ज़्यादा रहे। तो उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन एक्चुअल में कर क्या रही है? वैक्सीन का जो मेन पर्पज़ है वो आपकी बीमारी को रोकना है या उसकी सीवियरिटी को कम करना है। अगर एक बार बीमारी लोगों को हो जाती है और ऐसे लोग अफेक्टेड होते हैं जिनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, और तो क्या होगा, लोग मृत्यु दर बढ़ेगी। तो इसीलिए हमने भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, हमने वैक्सीन को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। और भारत में तो हमें लगता है बड़ी तेज़ी से काम हो रहा, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जो 45 साल से ऊपर है उनके लिए वैक्सीन सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। और शायद ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो आने वाले बहुत ही जल्दी वाले समय में मुझे लगता है इससे कम उम्र वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कितनी है और नई वैक्सीन कितनी लाइसेंस हो रही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, दिसंबर में जब भारत सरकार ने कहा था कि हम वैक्सीन देने वाले, जनवरी में जब लाइसेंस हो गई थी, तो यही बात हुई थी कि हम जून तक सिर्फ उन लोगों को देंगे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद, जबकि उसकी डेडलाइन 30 जून तक की, उसके बावजूद अप्रैल से हम लोग इस चीज़ में सक्षम हो गए हैं कि 45 वर्ष से ऊपर वालों को, चाहे कोमॉर्बिड हो या नहीं हो, उनको भी वैक्सीन दे रहे हैं। सर, क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण होने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है? नहीं, ये कहना कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है ये सही नहीं है, क्योंकि एक तो कोई भी जो वैक्सीन है वो 100% अभी तक प्रभावी नहीं मिली है। जो भी वैक्सीन है उनकी कुछ लिमिटेशंस है, कोई 60% है, तो कोई 80% है, कोई 90% है, 95% है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, वैक्सीन दो चीज़ कर सकती है। एक, हमें ये देखना होगा कि क्या वैक्सीन उस व्यक्ति में अगर बीमारी होती है तो उसकी सीवियरिटी को कम कर पा रही है या ट्रांसमिशन को भी रोक पा रही है। क्योंकि कई लोग हो सकते हैं कि वैक्सीन अगर मैंने लगवाई हुई है, हो सकता है वो वायरस मेरे पास आए तो मुझे तो बीमारी नहीं करे, लेकिन मैं दूसरे को ट्रांसमिट कर सकूं। तो अभी इस बारे में अध्ययन चल रहा है, क्या वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोक पा रही हैं या नहीं रोक पा रही हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, कोई भी वैक्सीन अभी तक 100% प्रभावी नहीं मिली है। जो सबसे ज़्यादा जिसका इफ़ेक्ट बताया गया है वो 2 वैक्सीन्स हैं जो अभी अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, फाइजर की और मॉडर्ना की। उनकी करीब 94 to 95% एफिकेसी बताई गई है। बाकी वैक्सीन की जो भी एफिकेसी है भारत में है 100% नहीं है।
सर क्या कोरोना वैक्सीन लगने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? ज़रूर आ जाएगी। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि या तो नेचुरल इन्फेक्शन से आए या वैक्सीन से आए। तो हमारे देश में काफ़ी सारे लोग अभी संक्रमित हो चुके हैं। जैसे पिछला सीरो सर्वे था, जब आपने दिल्ली का ही अगर मैं बात करूं, तो करीब 55 to 60% लोग जो थे वो ये पाए गए थे कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं, वो सीरो पॉजिटिव थे। मतलब उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और इम्यूनिटी उनको कुछ मिली है। उसके बाद बात आती है वैक्सीन की। तो या तो नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन, यही दो तरीके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर पाएंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि री इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं, और हमें अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि जो लोग पहले किसी एक स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हो रखे हैं, क्या म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, उन पे कितना इफेक्ट डालेगा। और वही बात वैक्सीन के संदर्भ में है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमें कितनी जो वैक्सीन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनिटी मिल रही है वो कितनी प्रभावी होगी कम्युनिटी को हर्ड इम्यूनिटी देने में। और वैसे भी अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हमें कम से कम 80% से ज़्यादा लोग ऐसे चाहिए जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी कम्युनिटी में, जिनको वैक्सीन लग चुकी हो या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनिटी मिल चुकी हो, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है अभी वक्त है हर्ड इम्यूनिटी की बात करने के लिए। सर तो क्या दुनिया के तमाम देशों में जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है वो पूरी तरह सुरक्षित है कि कोई साइड इफेक्ट अभी तक सामने आए हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके नहीं होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम जब रिस्क और बेनिफिट की बात करते हैं तो हमें बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम कोई भी टिटनेस का आप टीका लगवाते हैं या कोई भी टीका लगवाते हैं तो क्या पेन नहीं होता? जब सुई चुभती है तो पेन होता है, तो वो भी एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट है। तो हम ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो किसी भी इंजेक्टेबल से हो सकते हैं। हम मुख्य हमारा ये होता है कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो जिससे कि किसी की जान पे बात बनाए, या कोई ऐसा सीवियर साइड इफ़ेक्ट ना हो जिससे कि उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो और फ़ायदे नहीं हो। तो जो भी वैक्सीन अभी तक लाइसेंस की गई हैं, जो भी वैक्सीन है, उनका सेफ्टी प्रोफाइल देखने के बाद और ये देखने के बाद कि इसमें कोई भी बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके बाद ही लाइसेंस की गई हैं। हालांकि कई सारे लोगों को वैक्सीन लगने के बाद दर्द हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, हल्का फीवर हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स कुछ लोगों में हो सकते हैं वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन वो माइल्ड हैं, इतने सीवियर नहीं है कि उसके लिए परेशान हुआ जाए। और इसीलिए कई बार वैक्सीन लगाने के साथ साथ पैरासीटामोल की गोली भी खाने की सलाह दी जाती है। सर भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो अभी तक नतीजे के आधार पर आप इन्हें कितना सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई मिथ्या और अफवाहें भी फैलाई गई? देखिए, जो अभी तक भारत सरकार से जो भी सूचना है और जो भी डाटा मिलता है और जो भी पब्लिकेशंस, उस आधार पे ही कहा जा रहा है कि दोनों वैक्सीन्स अच्छी हैं। जो कोवैक्सीन है भारत में डेवलप हुई है, उसका जो इंटरिम एनालिसिस की थी उसका जो रिज़ल्ट आया था उसमें करीब 81% उसकी इफिकेसी बताई गई थी। और जो कोविशील्ड की है बाहर के कंट्रीज़ में जो हुआ है उसमें देखा गया है कि इसकी इफ़िकेसी करीब 62% है जब उन्होंने किया हुआ था। लेकिन कई अन्य रिपोर्ट हैं जिसमें उसकी इफ़िकेसी के बारे में थोड़ी सी और अलग बातें की गई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों वैक्सीन्स अच्छी हैं और इफ़ेक्टिव हैं। और जो लोग भी अभी वैक्सीन लेने के योग्य हो गए हैं, योग्य इससे मेरा मतलब है कि एलिजिबल जो लोग हो चुके हैं, और उनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवश्य लेनी चाहिए ताकि हम बीमारी को रोक सकें। सर जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, क्या इसके लिए हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार है? अस्पतालों में हमारे पास कोरोना से लड़ने की व्यवस्था है? देखिए, ये बात आज आप अगर 1 साल बाद हमसे कर रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अब हम काफ़ी हद तक तैयार भी हैं और हमें इस चीज़ का अनुभव भी है। जब ये बीमारी आज से 1 साल पहले आई थी तब इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। अब कई सारी चीज़ें हमें पहले के मुकाबले, अगर आप 1 साल की बात करें और आज की बात करें, तो हमारी जो नॉलेज है उसमें काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। और उस वृद्धि का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा वो ये है कि मॉर्टेलिटी कम कर सकते हैं। हमें अब मालूम है कि हमें किस मरीज़ को और कब भर्ती करना है। कई सारे मरीज़, देखिए, शुरुआत में था अगर कोई इन्फेक्टेड भी मिला तो उसको हम भर्ती कर रहे थे तो हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा था। अब मालूम है कौन लोग घर में देखे जा सकते हैं और किन सिम्टम्स के आधार पर उनको अस्पताल में लाने की ज़रूरत है ताकि उनको भर्ती किया जा सके और बचाया जा सके। जहाँ तक बात है कि हमारे पास NFPP किट है, इस समय NF ऑक्सीजन सप्लाई है। भारत सरकार ने पिछले साल बहुत सारे अस्पतालों को इवन वेंटिलेटर की सुविधा भी दी है ताकि अगर जो इतने सीरियस मरीज़ हैं कि वेंटिलेटर पर रखने पड़े तो उसके लिए भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। और अगर हम पिछला 1 साल देखें और आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं,
ज़रूर व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यवस्था की आप ये मानेंगे कि एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद कोई भी व्यवस्था जो है वो चरमाने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर इस समय हमने ध्यान नहीं दिया और कोविड के जिस तरीके से भी पिछले दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक चिंताजनक हालत में, अगर पूरे देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी तो एक चिंताजनक हालत में पहुंच सकते हैं। और इलाज के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, अगर आप उसे मानते रहेंगे तो बहुत हद तक हम बचाव करने में सफल होंगे और जिन लोगों को होगा उनको हम उपचार पहुंचाने की स्थिति में होंगे। कट करके वापस रोल करें। सर, क्या वैक्सीन कोर्स लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया कि जो भी वैक्सीन है, कोई भी अभी 100% सुरक्षित नहीं, 100% इफ़िकेशियस नहीं है। उसकी जो इफ़िकेसी है वो 100% किसी भी वैक्सीन की नहीं है। कोई वैक्सीन 60% है, तो कोई 80% है, तो कोई 90% है। तो ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है। दूसरे कई लोगों को शंकाएँ ये हैं कि जो वायरस है म्यूटेट कर रहा है, तो इसके जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं उसमें क्या वैक्सीन प्रभावी होगी, वो भी एक सवाल है, क्योंकि कुछ वैक्सीन शायद प्रभावी हो कुछ स्ट्रेन के लिए, हो सकता है कुछ स्ट्रेन के लिए वो प्रभावी ना हो। तो इस प्रकार से एक ये समस्या इसमें आ सकती है। वैक्सीन कोरोना से नहीं बचाती बल्कि कोरोना से, सर किस तरह वैक्सीन कोरोना से नहीं बचाती लेकिन बल्कि कोरोना से जो मौत होती है उससे बचाती है? क्या आपने बताया, फिर से बोलिए। कोरोना से तो नहीं बचा पाती वैक्सीन, इन्फेक्शन होने से नहीं रोक सकती, लेकिन मौत होने से रोक सकती है। देखिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही मैं नहीं कहूँगा। वैक्सीन कोरोना से भी रोकती है और कोरोना से होने वाली मौत को भी रोकती है। इसे समझना होगा कि अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि 100 में से 80 लोगों में ये कोरोना नहीं होने दे रहा है, तो कम से कम वो 80 लोग बचे हुए हैं। अब अगर जिन 20 लोगों में हो भी रहा है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जिन लोगों को हुआ है उसमें जो सीवियरिटी है वो काफ़ी कम रहेगी। अगर सीवियरिटी काफ़ी कम है तो मौत होने की आशंका और भी कम हो जाएगी। तो दोनों बातें सच यहाँ पे होंगी कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होना चाहिए, नंबर 1, और अगर हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, जल्दी ठीक होंगे और मृत्यु होने का खतरा कम रहेगा उनमें। हो सकता है और माइल्ड रहेंगे सिम्टम्स। ऐसी संभावना है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद होता है तो सिम्टम्स उतने सीवियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बॉडी को मालूम है कि इस प्रकार का जो वायरस है उसके खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं और बॉडी की सेल्स पहचानती हैं कि क्या एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है। तो ज़रूर उसमें अगर होता भी है तो सीवियरिटी ज़रूर कम होनी चाहिए। एक सवाल ये कि सर क्या एहतियात बरतनी चाहिए वैक्सीन लगने के बाद? और देखिए, एहतियात वही है जो हम लोग 1 साल से कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से समझाया गया कि 20 सेकंड तक धोएं साबुन से, और अगर साबुन नहीं तो सैनिटाइज़र से साफ़ करें, वो बहुत आवश्यक है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि बहुत अहम सलाह है वो ये कि अननेसेसरी आप अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कई लोगों को लगा कि कोरोना का खतरा टल गया है और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अननेसेसरी भी घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तिलांजलि दे दी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कितनी तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।